हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्पर्श पीएससी के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, करंट अफेयर्स के इस वीडियो सीरीज में आज हम इस सप्ताह के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो सीरीज में हम वीकली एवं मंथली करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं एवं प्रश्नों के माध्यम से महत्वपूर्ण तथ्यों की व्याख्या करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज के वीडियो की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत के कितने आर्द्र भूमि स्थलों को रामसर साइट्स में सम्मिलित किया गया है? और हमारे विकल्प हैं 3, 4, 5 या 6। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 4। तो ये 4 आर्द्र भूमि स्थल कुछ इस प्रकार हैं: सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, भीड़ावास वन्य जीव अभ्यारण्य, थोल झील वन्य जीव अभ्यारण्य और वाधवाना आर्द्र भूमि क्षेत्र। तो ये आर्द्र भूमि स्थल कौन कौन से राज्य से आते हैं ये भी जानना आपको जरूरी है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 4 में से 2 आर्द्र भूमि स्थल है हरियाणा राज्य के और बचे हुए 2 आर्द्र भूमि स्थल हैं गुजरात से। तो हरियाणा राज्य से कौन कौन से आर्द्र भूमि स्थल हैं? तो वो है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और भीड़ावास वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक इसी प्रकार थोल झील वन्य जीव अभ्यारण्य और वाधवाना आर्द्र भूमि क्षेत्र गुजरात राज्य में स्थित है। और इसी के साथ भारत में वर्तमान में कुल रामसर साइट्स की संख्या 42 से 4 बढ़कर 46 हो चुकी है। इसलिए अब आप इस जानकारी को अपडेट कर लीजिएगा। और पिछले वर्ष दिसंबर में ही रामसर साइट्स की संख्या हुई थी 40 से बढ़कर 42, जिसमें लद्दाख के 2 झीलों को रामसर साइट्स में सम्मिलित किया गया था। और अभी 4 आर्द्र भूमि स्थलों के रामसर साइट्स में सम्मिलित होने से यह संख्या बढ़कर 42 से 46 पहुंच चुकी है और इसी के बारे में अभी हम चर्चा कर रहे हैं। अब हम चर्चा करेंगे ये रामसर समझौता आखिर क्या है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं रामसर समझौता या रामसर कॉन्वोकेशन वेटलैंड्स के संरक्षण और प्रबंधन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। यह रामसर ईरान में स्थित एक शहर का नाम है जहां पर 2 फरवरी 1971 में इस अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, इसलिए इसे रामसर समझौता के नाम से जाना जाता है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, संधि में हस्ताक्षर हुए थे 2 फरवरी 1971 को, लेकिन यह समझौता 21 दिसंबर 1975 से प्रभाव में आया था। साथ ही यहाँ पर एक विशेष तथ्य पर ध्यान दीजिएगा कि प्रत्येक वर्ष हम 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं और इस दिवस को मनाने की शुरुआत वर्ष 1997 में की गई थी। और ये मुद्दा हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस वर्ष 2 फरवरी 2021 को रामसर सम्मेलन के 50 वर्ष पूरे हो गए, इसलिए आगामी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत ही अधिक है। अब देखिए, जो आर्द्र भूमि स्थल होते हैं उन्हें और किन अन्य नामों से पुकारा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है किडनीज ऑफ द लैंडस्केप और बायोलॉजिकल सुपरमार्केट, क्योंकि आर्द्र भूमि क्षेत्र पृथ्वी पर सबसे उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक है। यह मानव समाज के लिए कई महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करता है, जैसे कि सिंचाई के लिए पानी, मत्स्य पालन, गैर इमारती लकड़ी के उत्पाद, पानी की आपूर्ति और जैव विविधता का रखरखाव। साथ ही ये जो आर्द्र भूमि स्थल होते हैं ये पानी को अवशोषित कर बाढ़ के प्रभाव को भी कम करते हैं और पानी के प्रवाह की गति को भी कम करते हैं। अब इसके अलावा और भी इससे संबंधित बहुत सारे डिटेल्स हैं जिसको मैंने हमारे अगस्त माह के तीसरे सप्ताह के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के पीडीएफ में सम्मिलित किया है। बाकी तथ्यों को आप वहां से अध्ययन कीजिएगा। ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी अवेलेबल है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ये अपडेट हो चुका है और हमारे एप्लीकेशन स्पर्श पीएससी में भी सारी जगह पे करंट अफेयर वाले सेक्शन में ये पीडीएफ अपडेट हो चुका है। बाकी डिटेल्स को आप वहां से अध्ययन कीजिए और कॉपी में नोट कर लीजिएगा। फिलहाल बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, देश के किस अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को दक्षिण अफ्रीका से लाकर रखा जाएगा? और हमारे विकल्प हैं जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर अभ्यारण्य, कूनो पालपुर अभ्यारण्य या बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कूनो पालपुर अभ्यारण्य, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। दक्षिण अफ्रीका से लाए जाने वाले चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर अभ्यारण्य में सर्वप्रथम रखा जाएगा। इसके साथ ही भारत पूरी दुनिया में वन्य जीवों का पहला बड़ा ठिकाना हो जाएगा जहां पर बिग कैट प्रजाति के चारों जानवर मिलेंगे। और ये बिग कैट प्रजाति के चारों जानवर हैं बब्बर शेर, चीता, बाघ और तेंदुआ। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहां किया जाएगा? और हमारे विकल्प हैं दिल्ली, भुवनेश्वर, अहमदाबाद और इंदौर। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। साथ ही आपको यह भी ध्यान में रखना है कि उड़ीसा राज्य के ही राउरकेला में देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। इस हॉकी स्टेडियम का नाम स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा जी के नाम पर रखा जाएगा और 2023 में जो पुरुष हॉकी विश्व कप है उसके मैचों का आयोजन भी इस स्टेडियम में किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के क्रियान्वयन में कौन सा राज्य अग्रणी रहा है?
और हमारे विकल्प हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान या केरल। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। तो यहां पर मैंने लिखा भी हुआ है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में देश में अव्वल राज्य है मध्य प्रदेश। इसी के बारे में हम अभी चर्चा कर रहे थे। इस योजना में कुछ इस प्रकार के प्रावधान है कि इस योजना के तहत प्रथम बार गर्भ धारण करने वाली महिला को रोजगार क्षतिपूर्ति के रूप में उनके बैंक खाते में 5,000 रुपए जमा किया जाता है, जिससे कि गर्भवती माता अपना और गर्भ में पल रहे बच्चे का अच्छे से देखभाल कर सके और एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सके। साथ ही आपको यह भी ध्यान में रखना है कि इस योजना का प्रारंभ 1 जनवरी 2017 से किया गया था और इसका संचालन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जाता है। हमारा 5वां प्रश्न है, भारत में बच्चों के लिए किस कोरोना रोधी वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है? और हमारे विकल्प हैं कोविशील्ड लाइट, कोवैक्सीन 12, जॉनसन एंड जॉनसन या जायडस कैडिला। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों जायडस कैडिला। एक्चुअल में जायडस कैडिला वैक्सीन निर्माता कंपनी का नाम है। इसके द्वारा बनाई गई वैक्सीन का नाम रहेगा जायकोव डी। ठीक है, इस तथ्य को आप अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े होंगे तो वहां पे जरूर अध्ययन किए होंगे। और साथ ही आपको यह भी ध्यान में रखना है कि बच्चों के इस वैक्सीन को जो मंजूरी दी गई है यह 3 डोज वाली वैक्सीन है। साथ ही इस वैक्सीन को 12 वर्ष के बच्चों के अलावा बड़े लोगों को भी लगाई जा सकती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 6वां प्रश्न है, एमएसएमई सेक्टर से जुड़ी कंपनियों को सहारा देने के लिए किस योजना की शुरुआत हाल ही में वर्तमान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गई है? और हमारे विकल्प हैं उभरते सितारे फंड योजना, उत्थान योजना, एमएसएमई सहारा योजना, बूस्टर फॉर एमएसएमई। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उभरते सितारे फंड योजना। जैसा कि आप सभी यहां पर देख पा रहे हैं, मैंने यहां पर लिखा हुआ है एमएसएमई सेक्टर अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। स्मॉल एंड मीडियम का मतलब होता है छोटे और मंझोले उद्योग। ठीक है, तो छोटे और मंझोले उद्योगों के लिए ही उभरते सितारे फंड का बूस्टर डोज दिया जाएगा। साथ ही यहाँ पर यह भी प्रावधान है कि यह फंड उन छोटी और मंझोली कंपनियों को दिया जाएगा जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड काम करती है, अर्थात भारत से उत्पाद को किसी अन्य देश में भेजने का काम करती है। और क्योंकि यहाँ पे एक्सपोर्ट संबंधी बातें हैं और यह फंड एग्जिम बैंक और सिडबी की ओर से साझा तौर पर प्रायोजित है। अब यहाँ पर देखिए 2 एक्रोनिम्स आपको दिख रहे हैं, एग्जिम और सिडबी। तो एग्जिम बैंक का नाम ही है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, इसी को शॉर्ट में लिखा जाता है एग्जिम बैंक। आपने इकोनॉमिक्स में इसका अध्ययन किया होगा। और यहाँ पे जो सिडबी आप देख रहे हैं इसका फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज बैंक ऑफ इंडिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 7वां प्रश्न है, मंगल ग्रह पर जीवन की खोज के लिए नासा द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है? और हमारे विकल्प हैं सर्च, ब्रेल, ऑ स्पॉट या नैरो। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ब्रेल। तो मंगल ग्रह पर जीवन की खोज के लिए नासा द्वारा बेल अभियान की शुरुआत की गई है। और इस अभियान के लिए जो रोबोट बनाया गया है उसका नाम क्या रखा गया है? ऑ स्पॉट। साथ ही आपको यह भी ध्यान में रखना है कि कुछ महीने पूर्व नासा ने मंगल ग्रह पर अपना एक हेलीकॉप्टर भेजा था जिसका नाम था इंजेविनिटी। इसी के साथ अमेरिका दुनिया का पहला देश बना था जिन्होंने दूसरे ग्रह पर भी अपना हेलीकॉप्टर उड़ाया है। ठीक है, तो इस हेलीकॉप्टर का नाम आप अवश्य रूप से ध्यान में रखेंगे, इंजेविनिटी इसका नाम था और इसे मंगल ग्रह पर भेजा गया था। हमारा 8वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हाईवे देश का पहला इलेक्ट्रिक वाहन हाईवे बना है? और हमारे विकल्प हैं दिल्ली चंडीगढ़, मुंबई नागपुर, दिल्ली जयपुर या कोलकाता नागपुर। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे। दोस्तों क्योंकि ये इलेक्ट्रिक वाहन हाईवे है इसलिए इस 250 किलोमीटर लंबे हाईवे में 19 चार्जिंग स्टेशनों की भी सुविधा प्रदान की गई है। हमारा 9वां प्रश्न है, हाल ही में स्माइल साबरी याकूब किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? और हमारे विकल्प हैं ब्राजील, इंडोनेशिया, मलेशिया या अफगानिस्तान। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मलेशिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 10वां प्रश्न है, हाल ही में जायर अल बहार अभ्यास का दूसरा संस्करण भारत और किस देश के मध्य संपन्न हुआ है? और हमारे विकल्प हैं ओमान, बहरीन, सीरिया या कतर। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कतर। ठीक है, तो यहां से आपको क्या ध्यान में रखना है कि भारत और कतर के मध्य में कौन से अभ्यास का दूसरा संस्करण संपन्न हुआ है? तो वो अभ्यास है जायर अल बहार। हमारा 11वां प्रश्न है, देश के किस राज्य सरकार ने अगले 10 वर्षों तक भारतीय हॉकी टीम को संरक्षण देने की घोषणा की है? और हमारे विकल्प हैं मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ या गुजरात। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा।
साथ ही आप ओडिशा के वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम अवश्य ही ध्यान में रखिएगा। ओडिशा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी। हमारा 12वां प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा सागो नामक सलाहकार समूह का गठन किया गया है? और हमारे विकल्प हैं नाटो, यूनेस्को, WHO या IMF। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, WHO अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे आप हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कहते हैं। तो सागो का फुल फॉर्म है साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप फॉर द ओरिजिन्स ऑफ नोवेल पैथोजेंस। अब देखिए सागो का कार्य क्या होगा, महामारी और महामारी दक्षता के उभरते और पुनः उभरते रोग जनकों की उत्पत्ति में अध्ययन कर उसे परिभाषित करना और वैश्विक ढांचे के विकास पर WHO को सलाह देना। ठीक है, सलाह देने का काम ये ग्रुप करेगा, इसलिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है एडवाइजरी ग्रुप। यहाँ पर भी आप फोकस करके समझ सकते हैं कि ये सिर्फ एक सलाहकारी ग्रुप है। अब यहाँ पर देखिए WHO का फुल फॉर्म मैंने क्या लिखा हुआ है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। बहुत से अभ्यर्थी इस तथ्य के बारे में अवश्य ही जानते होंगे। साथ ही थोड़ा सा एक और तथ्य हम यहाँ पर देख लेते हैं कि WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी, जिसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना है? और हमारे विकल्प हैं दुधवा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या संजय गांधी नेशनल पार्क। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब आपको यहां से यह तथ्य ध्यान में रखना है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य में स्थित है और यह भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। हमारा 14वां प्रश्न है, हाल ही में वनस्पति वैज्ञानिकों के द्वारा किस द्वीप समूह में अम्ब्रेला हेड वाली शैवाल प्रजाति की खोज की गई है? और हमारे विकल्प हैं अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, श्रीहरिकोटा या पुलिकट झील। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह प्रवाल भित्तियों का संकेंद्रण स्थल है और इस द्वीप समूह में समुद्री जैव विविधता की काफी अधिकता है और यहाँ पर वैज्ञानिकों के एक समूह द्वारा शैवाल की एक नई प्रजाति का खोज किया गया है, जिसे अम्ब्रेला हेड वाली शैवाल की प्रजाति का नाम दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 15वां प्रश्न है, जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने वन धन कार्यक्रम के तहत आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता के साथ अगले 5 वर्षों में सभी 28 राज्यों में कितने वन धन उत्पादक कंपनियां स्थापित करने की योजना बनाई है? और हमारे विकल्प हैं 100, 300, 200 या 500। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 200। हमारा 16वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2021 को कितने लाख करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री गति शक्ति पहल की घोषणा की है? और हमारे विकल्प हैं 100 लाख करोड़ रुपए, 150 लाख करोड़ रुपए, 200 लाख करोड़ रुपए या 250 लाख करोड़ रुपए। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 100 लाख करोड़ रुपए। दोस्तों सरकार का दावा है कि उनकी यह पहल भारत में युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी और इसी उद्देश्य के साथ 15 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री गति शक्ति पहल की घोषणा की और इस गति शक्ति पहल के लिए 100 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। हमारा 17वां प्रश्न है, लंदन में राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी 181 देशों में वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा? और हमारे विकल्प हैं 111वां, 122वां, 131वां या 142वां। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 122वां स्थान। दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। जल्द मिलेंगे आपसे अगस्त माह के चौथे सप्ताह के छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर्स की खबरों के साथ। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।